आई एम सॉरी, कल के मैच की मैं एनालिसिस नहीं कर पाया जो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ। और हालांकि मुझे पता था कि जैसा मैच होने वाला है और उसी तरह से हुआ, और बांग्लादेश को तो बिल्कुल ही ब्रश असाइड कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये देखिए, ये चीज़ है कि वो छोटी टीमों को ना वो बिल्कुल ही बहुत बुरी तरीके से उनका भूसा भर देती है उनमें। और ये चीज ही ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत स्ट्रांग टीम बनाती है, और ये हिस्टोरिकली ऑस्ट्रेलिया करते आए हैं कि जिस तरह से इंडिया के साथ बांग्लादेश वगैरह की टीमें थोड़ा सा मैच फंसा लेती हैं कभी कभी, और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ तो हमेशा ही फंसाया है। उस मैच के बारे में जो आज शाम को होने वाला है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश को देखिए, उन्होंने मतलब पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश क्या बिल्कुल ही ऐसा तितर बितर नजर आ रही थी कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। किसी ने भी उनके रन नहीं बनाए, हालांकि उनके कप्तान ने रन बनाए, तौहीद हरदाई जो उनका अच्छा बैट्समैन है उसने रन बनाए, लेकिन 140 रन तो कुछ भी नहीं है ना। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर्स हैं, अभी दुनिया भर में ये बड़ी वो डिबेट चल रही है कि इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी ओपनिंग जोड़ी किसकी है। अब इसके बारे में तो डिबेट का सवाल ही नहीं है। लोग जरूर कह रहे हैं कि जॉस बटलर और फिल सॉल्ट उनको कंपटीशन दे रहे हैं, और हमारे जो ओपनर्स हैं वो तो दुनिया के सबसे अच्छे ओपनर्स हैं, ये तो हम सबको पता ही है। अब वो तो हमको मालूम ही है कि हाँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली से बढ़िया बैट्समैन कौन है, लेकिन एज एन ओपनर क्या कर रहे हैं ये सबको पता है, सबको दिख भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के मैच खेलने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। चलिए उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो फिर डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने तो धुलाई चालू कर दी। ट्रेविस हेड जरूर 30 रन पे आउट हो गया, डेविड वार्नर ने लेकिन बनाए रन 50 बना दिए उसने, और वो भी जब मारता है तो बड़ी बेदर्दी से पिटाई करता है तो ये फिर बांग्लादेश को तो उन्होंने फिर साइड में लगा दिया, और वो डकवर्थ लुइस के बाद मैच जीत गए, क्योंकि मैच में बारिश आ गई तो फिर मैच हो नहीं पाया। कल का जो शाम का मैच था, जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में हुआ, वो मैच था एक्चुअली इट वाज द मैच ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। क्योंकि बड़ी टीमों के बीच में मैच, छोटे मैचेस कभी फंसे भी हों किन्हीं टीमों के बीच में तो वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन कल का मैच बहुत ही बढ़िया हुआ, और कल का मैच साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा जीता। अब देखिए, यहाँ पे फिर से वही बात आती है, जो लोग बाग पिच रिपोर्ट करते हैं और पिच के बारे में बातें करते हैं, सभी लोग कह रहे थे कि बहुत बहुत बढ़िया विकेट है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये है वो है। और इंग्लैंड के पास कोचेस की कोई कमी नहीं है, और थिंक टैंक उनका बहुत बड़ा है सारे। अभी इंग्लैंड ने तो 1880 से क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तो उनसे ज्यादा पिच रिपोर्ट करने में माहिर किसको होना चाहिए। जॉस बटलर ने टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को बैटिंग दे दी, और वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। जो क्विंटन डीकॉक ने जो बैटिंग की है, जो 35 बॉल में 68 रन ठोक दिए उसने, वो पूरे मैच में कोई वैसी बैटिंग कर ही नहीं पाया, सिवाय कुछ हद तक हैरी ब्रूक ने जो की। लेकिन हैरी ब्रूक के वो बैटिंग करने का ये रीजन था कि वो तो करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई थी कि उसमें तो वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। साउथ अफ्रीका ने, देखिए आप, साउथ अफ्रीका के 10 ओवर के बाद की जो बैटिंग हुई है, वो उसमें बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी ठीक से, और इंग्लैंड को तो ये लगा कि हमने इसको 163 पे रोक दिया है तो बस मैच तो हमारे हाथ में है, और बस जाके फोड़ा फाड़ी कर देंगे। और वहां उनको आटे दाल का भाव पता चल गया। फिल सॉल्ट और जॉस बटलर दोनों से ही रन नहीं बने। फिल सॉल्ट ने जरूर छक्का मारा, जो कि वो करता ही है। अब उसके बाद तो फिर इन लोगों को ऐसी हालत खराब हो गई, लेकिन दाद देनी पड़ेगी लिविंगस्टन की और हैरी ब्रूक की, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, और बहुत ही गजब का उन्होंने फाइट बैक किया। लेकिन आखिरी में आप देखिए, लास्ट के 3 ओवर में उनको 30 रन बनाने थे, वो 30 रन नहीं बनाने दिए। वो तो भला हो बार्टमैन का, जिसने, अब बार्टमैन की उसमें एक्चुअली गलती नहीं है। देखिए, बार्टमैन ने जो फुल टॉस बॉल फेंकी है, मतलब कौन से 17वें ओवर में शायद उसने 5-5 फुल टॉस फेंकी। वो हिमांशु पाल बड़े गुस्सा भी हो रहे थे कि क्या बकवास आदमी है यार, ये 5-5 फुल टॉस फेंकी है। लेकिन उसमें गलती उसकी नहीं है, वो तो टीम का डिसीजन होता है ना। अब देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में आप लोग अगर ध्यान दें तो जसप्रीत बुमराह को आपने एक भी यॉर्कर फेंकते हुए नहीं देखा होगा। मतलब इससे पता चलता है कि जसप्रीत बुमराह की कितनी ज्यादा इंटेलिजेंस है कि उसने, जबकि यॉर्कर, जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर सबसे ज्यादा डेडली माना जाता है इस दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद उसने एक भी यॉर्कर नहीं फेंका है। क्यों? क्योंकि जब विकेट में असिस्टेंस है तो आप विकेट का फायदा उठाओ ना।
अब कल के मैच में जब बल्ले के ऊपर बॉल नहीं आ रही है तो तुम तो अगर यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे हो, उसके चक्कर में फुल टॉस फेंक रहे हो, तो फिर आपने तो विकेट को बाहर ही निकाल दिया ना, फिर विकेट का उसमें कुछ रोल ही नहीं रह गया। आप तो डायरेक्ट बैट पे बॉल दे रहे हो। तो उन्होंने अच्छी खासी धुलाई भी कर दी, हैरी ब्रूक ने और लिविंगस्टन ने। कितने 20-22 रन ठोक दिए उसके उस ओवर में। वो ओवर था जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका वो मैच हार सकता था, वो तो भला हो मार्को येंसन का। अब जब 19वां ओवर ये फेंकने आया था मार्को येंसन, उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि बस अब ये मैच खत्म ही कर देगा, क्योंकि मार्को येंसन तो 50 ओवर के वर्ल्ड कप से पिटता चला आ रहा है, उसका तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब अजीब सी बात है यार, कैसे आदमी का वो फॉर्च्यून चेंज हो जाता है। कल जो उसने सेकंड लास्ट ओवर फेंका है उसमें 5 या 6 रन दिए, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था उसी ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, जब इनको 12 ओवर में 12 गेंदों पे कुछ 15-16 रन चाहिए थे और सैम करन खेल रहा था वहां। तो मुझे तो लग रहा था कि ये आज मैच निपट जाएगा 19वें ओवर में, लेकिन मार्को येंसन ने बहुत गजब की बॉलिंग की। वहां उसको शायद समझ में आ गया कि भैया यॉर्कर वॉर्कर नहीं, टप्पा दो विकेट के ऊपर। जब विकेट स्लो हो रहा है या विकेट में कुछ भी अगर मूवमेंट है या कुछ भी बेनिफिट है अगर बॉलर्स के लिए, तो उसका फायदा तो तभी मिलेगा ना जब आप टप्पा डालोगे विकेट के ऊपर, या कि आप फुल टॉस करने लगोगे या यॉर्कर मारने लगोगे। यॉर्कर मारने से क्या होगा? यॉर्कर में भी आप टप्पा देते हो विकेट के ऊपर, लेकिन उससे विकेट का कुछ लेना देना नहीं है ना। ये बहुत बड़ी टेक्टिकल मिस्टेक की थी साउथ अफ्रीका ने। आई होप कि वो उनको कुछ समझ में आएगा। हालांकि अब समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारा उनसे हो सकता है कि मैच हो जाए, तो समझदारी उनको आए, ये मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे, और ना ही मैं इसकी आशा करता हूं। लेकिन ये तो बहुत ही बेकार मैच इंग्लैंड ने खेला है। बहुत ही ज्यादा खराब बैटिंग की। इन लोगों को धीरे धीरे करके रन बनाने चाहिए थे, लेकिन अच्छा हुआ हार गए। इंग्लैंड वाले हारते हैं तो अच्छा ही होता है। अब साउथ अफ्रीका ने लेकिन बहुत अच्छा मैच जीता है। और बाकी तो बैटिंग में अपने मार्करम साहब तो चल ही नहीं रहे। मार्करम तो कभी चलता ही नहीं है, कभी नहीं चलता है यार। वो अजीब सा आदमी है यार, कैसे पहली बॉल पे बोल्ड हो गया। अब कहने को तो ये कह दो कि भाई इनर एज लग गई और प्लेड ऑन हो गया, लेकिन यार क्या क्या कर रहे हो भैया, कुछ तो रन बनाओ। खैर वो तो उसने कप्तानी बहुत अच्छी की, लेकिन ये जो बार्टमैन को यॉर्कर डालने का जो डिसीजन था, ये भी तो कप्तान नहीं दिया होगा ना। तो फिर यहाँ भगवान भरोसे जीत गया साउथ अफ्रीका। बहुत ही बिल्कुल ही इन्होंने भी हाथ पैर छोड़ दिए थे अपने साउथ अफ्रीका ने। और इंग्लैंड को भी लग रहा था कि हम भी पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। दोनों टीमें पता नहीं डरी डरी सी खेल रही थी। अब बल्लेबाज तो वहां जो थे उनको तो बल्ला घुमाना ही था, वो तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन पूरे मैच में काफी इंटरेस्ट बना रहा। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ, मजेदार हुआ, लेकिन टीमों ने गलतियां बहुत ज्यादा की। और क्विंटन डीकॉक ने पूरे जो सबसे बढ़िया जो फेज था बैटिंग के लिए, उसमें उसने बैटिंग करके खूब लॉटरी उसकी लग गई, खूब रन बना दिए उसने। अच्छा है, क्विंटन डीकॉक का रन बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ऐसे बैट्समैन अगर फेल होते रहे तो फिर कुछ मजा सा खराब हो जाता है। कोई भी टीम अगर खराब खेले और उसकी वजह से अगर आप जीत जाओ या कोई ऐसी टीम हार जाए, तो क्रिकेट का मजा खत्म हो जाता है। देखिए, मैच में मजा तभी आता है जब दोनों टीमों के या सारी टीमों के प्लेयर्स अपने बिल्कुल पीक पे खेल रहे हो और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, और उसके बाद फिर वहां जाके कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके मैच जीते, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। बजाय इसके कि कोई आदमी इंजर्ड हो जाए और बाहर हो जाए और फिर उनकी बॉलिंग वीक हो जाए और उसके बाद आप मैच जीत जाओ, तो कुछ मजा सा नहीं आता है। तो चलिए, कल का मैच तो बहुत अच्छा हुआ। साउथ अफ्रीका ने बहुत बढ़िया मैच जीता है और ग्रुप में उसने टॉप कर लिया। अब इंग्लैंड के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई है। वेस्ट इंडीज को तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन अब यूएसए के साथ उनका मैच है और अब उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि इनको नेट रन रेट का मामला अब इनके सामने आ जाएगा, क्योंकि इधर वेस्ट इंडीज ने आज सुबह जो मैच हुआ है उसमें बिल्कुल बुरी तरह से धोखे रख दिया है इन्होंने यूएसए को। अब इंग्लैंड को भी वही करना पड़ेगा। अब इंग्लैंड का और यूएसए का जो मैच है ना, वो बहुत मजेदार मैच होगा, क्योंकि अब उसमें देखना पड़ेगा कि नेट रन रेट किसकी बेटर होती है। तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होगा। वो मैच अब ऐसा है कि बाकी बड़ी टीमों के अलावा ये वाले मैच में बड़ा मजा आने वाला है कि इंग्लैंड किस तरह से करेंगे, क्योंकि अब उन्हें वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट को बेटर करना है। वेस्ट इंडीज और यूएसए के मैच के बाद अभी ग्रुप 2 बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस में से दोनों जीत लिए, उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया और यूएसए को भी हरा चुके हैं वो।
और उसके बाद अब उनका मैच बचा है वेस्ट इंडीज के साथ और इंग्लैंड का मैच बचा है यूएसए के साथ। तो अब देखिए सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका को हरा देना है। अगर उन्होंने सीधे सीधे हरा दिया साउथ अफ्रीका को तो वेस्ट इंडीज तो नंबर 1 हो गई ग्रुप 2 में। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि साउथ अफ्रीका 4 पे है और इंग्लैंड ने यूएसए को हरा दिया तो इंग्लैंड 4 पे आ जाएगी। लेकिन फिर इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट को बेटर करना पड़ेगा, हालांकि उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीत गई तो फिर क्या होगा कि डिपेंड करता है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को किस मार्जिन से हराती है। उस केस में इंग्लैंड को साउथ वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट को बीट करना पड़ेगा। तो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है मामला। अब ये सब कुछ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में कोई भी जीते कोई भी हारे, इंग्लैंड को तो यूएसए से अपनी नेट रन रेट बेटर करनी है, जो कि उनके पास बहुत अच्छा चांस रहेगा। जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में से जो भी जीतेगा वो हो गई एक टीम और दूसरी तो इंग्लैंड हो ही जाएगी, क्योंकि अनलेस कि वॉश आउट ही हो जाए कोई। तो इंग्लैंड के पास तो बहुत अच्छा मौका है कि वो यूएसए को बीट करके और अपनी नेट रन रेट इंप्रूव कर ले। अब ये बहुत ही ज्यादा मजेदार काम हो गया है ग्रुप 2 में। और ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया तो खैर है, एक मैच जीत के अपने 2 पॉइंट पे आ गई है। इंडिया भी 2 पॉइंट पे है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों को अभी ओपन करना है अपना अकाउंट। आज जो मैच है वो इंडिया का अफगानिस्तान के साथ, देखिए ये अफगानिस्तान ने ना हमेशा इंडिया को बहुत परेशान किया है। और 2007 में तो अब आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों को उस टाइम क्रिकेट देखते थे या नहीं देखते थे। इन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप में हमको हरा के बाहर भेज दिया था, घर भेज दिया था, हमारी बहुत हालत खराब कर दी थी। और इन्होंने हिस्टोरिकली हमको परेशान किया है। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में आपको पता होगा वो धोनी और हार्दिक पांड्या की ब्रिलियंस की वजह से हम लोग लास्ट बॉल पे मैच जीते थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने निदाहास ट्रॉफी में हमको परेशान किया था श्रीलंका में, जिसमें दिनेश कार्तिक की ब्रिलियंस की वजह से हम लोग जीते थे, जो आखिरी 8 बॉलों में 29 रन बनाने थे और वो उस भले आदमी ने बना दिए थे। और ये हमेशा ही परेशान ही करते हैं। 2015 में भी जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी वो रोहित शर्मा की कंट्रोवर्शियल नो बॉल नहीं जो दी गई थी, ये पता नहीं वो थी या नहीं थी, जो भी था, तब वो भी कड़वा घूंट उनके मन में है बांग्लादेशियों के लिए और बांग्लादेशियों के मन में। और दूसरी बात यह है बांग्लादेशी थोड़ा सा अपने लेवल से बढ़ के खेलते हैं इंडिया के अगेंस्ट। और देखिए चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से कैसे भी हार गए हों, लेकिन वो इंडिया के सामने थोड़ा अलग जज्बा लेके आते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो उन लोगों को पीट पाट दिया, लेकिन इंडिया के सामने ना उनका बॉलिंग अटैक ठीक ठाक है। ये तंजीम साकिब है जो, और तकसीम अहमद है, फिर उसके बाद मुस्तफिजुर को हम कैसे भूल सकते हैं। शाकिब अल हसन भले ही परफॉर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन वो आपको पता है कि उसकी रेपुटेशन तो है और वो अच्छा प्लेयर है। अभी एक मैच में तो उसने 60 रन भी बनाए थे ना, 65 रन बनाए थे। और बॉलिंग में अगर विकेट ने कुछ गड़बड़ कर दी तो शाकिब अल हसन भी परेशान कर सकता है। फिर उनका मेहंदी हसन है एक वो पता नहीं मेहंदी हसन मिराज को क्यों नहीं खिला रहे हैं। उसने तो इंडिया को बहुत बांग्लादेश में बुरी तरह से हराया था लास्ट विकेट की पार्टनरशिप में, जब उसने सेंचुरी मारी थी। पता नहीं वो उसको क्या हो गया है। और बाकी ये रिशाद हसन जो है उनका नया लेग स्पिनर, देखिए बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है अफगानिस्तान की। अब ये कहने से हमारी खुशफहमी में अगर हम रहें कि नहीं 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 बांग्लादेश को तो हम हरा ही देंगे, तो ये दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। मैं तो हमेशा से यही कहता हूं कि भैया आप ये मान के मत चलो कि आप बांग्लादेश को हरा दोगे। बांग्लादेश इज नॉट अ रोल ओवर काइंड ऑफ अ टीम कि आप गए और बस आपने पेल पाल दिया उनको और बस आ गए। वो आपको मुसीबत में डाल सकती है और मुसीबत में कई बार डाला है अफगानिस्तान ने, तो इस बार क्यों नहीं डाल सकती। अभी देखिए जिसको कहते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, जो इंडियन टीम कर रही है, इंडियन टीम ही नहीं कर रही, पूरा इंडिया कर रहा है। जितने क्रिकेट फैंस हैं ना सारे लोग ये बात कर रहे हैं, अरे अभी तो देखिए अभी जब हमारे ओपनर्स नहीं चल रहे हैं तब ये हाल है कि हम लोग इतने रन बना देते हैं, तो अभी जिस दिन हमारे ओपनर्स चल जाएंगे उस दिन तो हम किसी भी टीम को साइड में कर देंगे। यार इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अभी तक आपके ओपनर्स नहीं चल रहे हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर आपको बचाता चला आ रहा है। अब क्या हो अगर अगले मैच में आपके ओपनर्स तो चले ही नहीं और मिडिल ऑर्डर भी फेल हो जाए, फिर क्या होगा। तो ये इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है।
दूसरी बात यह है कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारी बॉलिंग का तो कभी ऑफ डे आएगा ही नहीं। बॉलिंग तो हमारी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास चल रही है और वो चलती ही रहेगी। यार भैया, निगल होने में कितना टाइम लगता है? जसप्रीत बुमराह को जरा सा आप एक काम करो, भगवान न करे जसप्रीत बुमराह को एक निगल हो जाए और वो कहे कि भाई मैं तो ये मैच खेल ही नहीं सकता, फिर आपकी सारी पोल खुल जाएगी पूरी बैटे बॉलिंग की स्ट्रेंथ की। तो हम ये क्यों मान के चलते हैं यार कि हम जो एक्सपेरिमेंट करने का सोच के आए थे कि आईपीएल में जो विराट कोहली ने फोड़ा फाड़ी मचाई है वो अब यहां पे भी कर देगा, और 4-4 मैच में नहीं किया फिर भी वो 5वें में तो करेगा ही, और नहीं तो 6वें में तो वो सेंचुरी मारेगा एज ओपनर जाके। तो मान लीजिए मार भी दी उसने सेंचुरी, लेकिन इधर आपकी बॉलिंग अगर खराब हो गई तो देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग करना ठीक है, पॉजिटिव करना चाहिए, लेकिन प्लान पॉजिटिवली नहीं करना चाहिए भैया। अभी मैं तो ताज्जुब में पड़ा हुआ हूं, जितने चैनल्स आप देखो यूट्यूब के चाहे टीवी चैनल्स, सारे लोग ये बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं कोई चिंता नहीं है। और वो कल वो विक्रम राठौर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की और उसमें वो कह रहा है कि अरे नहीं क्या प्रॉब्लम है आपको, आप ही बता दो। किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसने कहा कि आप बताओ विराट को किस नंबर पे आना चाहिए। अरे उसके बाद वो जहीर खान और पार्थिव पटेल वो क्रिक बस पे बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, विराट कोहली को तो विराट कोहली इज अ टॉप क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड नंबर 1, ये वो फलाना ठिकाना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग तो जब रन बना देंगे तो फिर देखना सब पूरी दुनिया को इधर का उधर कर देंगे। अरे भैया बना देंगे, कब बना देंगे? और अगर नहीं बनाए तो, और उस दिन आपकी बॉलिंग भी अगर नहीं चली, और उस दिन अगर आपका मिडिल ऑर्डर भी नहीं चला तो, और फिर जहीर खान बोल रहा है नहीं 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 दे बिलीव इन द प्रोसेस, दे बिलीव इन द प्रोसेस। अरे प्रोसेस ही तो फॉलो नहीं कर रहे हो आप, यही तो हमें ऑब्जेक्शन है सीरियस कि आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो। ये प्रोसेस आपकी नहीं थी जिसमें विराट कोहली ओपन करता था, तो फिर क्या बात हुई? फिर आप बेवकूफों की तरह वही तोता रटंत वाली जो कहानी है ना, कि रट के आए हो कि हमको तो ये बोलना है कि हमारी तो वी बिलीव इन द प्रोसेस, हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स अपने आप पॉजिटिव आएंगे। तो आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रोसेस फॉलो कहां कर रहे हो आप? तो यही प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो सीरियस प्रॉब्लम है, और इसमें हमें मुंह की खानी पड़ जाएगी और उसके बाद हम चले आएंगे। एक्चुअली देखिए, हिमांशु पाल का कहना यह है कि रोहित शर्मा भी तो रन नहीं बना रहा है। हिमांशु को मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं विराट कोहली को क्रिटिसाइज करने की वजह से मैं रोहित शर्मा को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा आपको भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन रोहित शर्मा को ये समझना चाहिए। रोहित शर्मा का क्रिटिसिज्म ये है कि भैया तुम्हारी इज्जत स्टेक पे है, तुम कप्तान हो और तुम ये गलत डिसीजन लेके विराट कोहली को अपने साथ लेके जा रहे हो। मैंने मान लिया कि विराट कोहली के रन नहीं बने, रोहित शर्मा के भी रन नहीं बने, लेकिन यार रोहित शर्मा का तो काम ही ओपन करना है। तो रोहित शर्मा अगर ओपन करते हुए फेल भी हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? ये तो नहीं बोलेंगे कि तू 4 नंबर पे आ जा। अब यहां तो रोहित शर्मा ने ये प्रोसेस चेंज की है ना कि तुम यशस्वी जायसवाल की जगह तुम विराट कोहली को लेके जा रहे हो। अब तुमने खुद ही मुसीबत मोल ली है, वो उससे रन बन नहीं रहे। अब पिछले मैच में ही अगर देखा जाए तो विराट कोहली, आप कह रहे हो जहीर खान, पार्थिव पटेल और दुनिया भर के सारे लोग बोल रहे हैं, सारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं अरे विराट कोहली की तो क्लास ही अलग है। यार क्लास अलग थी, अभी 4 मैचेस से वो क्लास नहीं दिख रही है। और पिछले मैच में आप ये बताइए 24 बॉल में 24 रन बनाए इसने, तो उसके बाद फिर आउट होना बनता था क्या? ये अकलमंदी है क्या कि आप जब 24 बॉल आपने खराब कर दिए हैं उसके बाद आप आउट क्यों हो गए? किसी भी आदमी को, किसी भी बैट्समैन को यह कहा जाता है ना कि भैया जब इतनी सारी बॉल वेस्ट कर दी हैं तो फिर वहां टिके ही रहो। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि गलत डिसीजन विराट कोहली का कि उसने शॉट मारा भी तो राशिद खान की बॉल पे मारा। मतलब तुम में इतनी अकल नहीं है कि यार राशिद खान सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस मैच में सबसे बढ़िया बॉलिंग राशिद खान कर रहा था, आपने उसी के ऊपर चांस ले लिया। राशिद खान का जो आखिरी ओवर था, चौथा ओवर जो उसने फेंका हार्दिक पांड्या को, आप लोगों को अगर याद हो हार्दिक पांड्या ने सिर्फ उसमें 4 बॉल तो डिफेंड कर दी, कोई रन नहीं लिया, डॉट बॉल खेल गया वो। क्यों? उसको मैं मानता हूं अकलमंदी कि भैया जब आपको पता है कि वो आज अपनी रिदम में बॉलिंग कर रहा है, वो ऑलरेडी 3 विकेट ले चुका है, मैं उसके ऊपर चांस क्यों लूं? ये 4 बॉल जाने दो, उसके बाद के जो बॉलर्स आए उनको तो लूट लिया ना उसने।
अकलमंदी इसी को कहते हैं ना। तो आप अगर वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हो तो आप ये नहीं सोच पाए कि मैं चांस भी ले रहा हूं तो किस पे, बेस्ट बॉलर पे। लेकिन यहां पे क्या होता है, अब इसको मैं ये कहता हूं, यहां पे आ जाता है ईगो आड़े, कि अब मैं तो विराट कोहली हूं, अरे मैं कोई डरता हूं क्या, मैं राशिद खान से डरता हूं क्या, तो मैं तो जो बेस्ट बॉलर है उनका उसी के ऊपर अटैक करूंगा। भैया अभी आप टच में नहीं हो, आपके रन नहीं बने हुए हैं, आपसे शॉट्स नहीं लग रहे हैं और विकेट ऐसा नहीं है, तो आप इस टाइम तो अपना ईगो जरा साइड में रख दो ना। अब यहां पे बात वही होती है कि सुनील गावस्कर का हमेशा कहना यह होता है कि जब कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आप भैया आधा घंटा दे दो ना उसको। टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं कि आप आधा घंटा उसको दे दो। अगर शुरू में मॉर्निंग में अगर बॉल स्विंग अच्छी खासी हो रही है, बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है क्योंकि वो फ्रेश रहता है, आप आधा घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो, बाद में पूरे दिन आप रन बनाते रहो। लेकिन आप सोचो कि नहीं, जिस टाइम वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है मैं उसी टाइम उसको पीटूंगा क्योंकि मैं तो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन हूं। तो फिर ये होगा, आप पवेलियन में बैठे रहोगे और बाकी पूरा मैच आप 6 घंटे बैठ के देखते रहना पवेलियन से। अकलबंदी किस बात में है? तो बात यही हो रही है। अब इंडियन टीम के साथ भी यही प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि अब ये लोग ना, अब इंडियन टीम जो है, जो मैनेजमेंट है, कप्तान है और विराट कोहली खुद, अब ये लोग ना ओपनिंग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अब बात ईगो की आ गई है कि अब अगर इन लोगों ने चेंज की ना ओपनिंग तो पूरी दुनिया को क्या जवाब देंगे कि भैया बहुत सारी सुरमाई निकल गई ना तुम्हारी, क्या क्या सोच के विराट कोहली से ओपन कराया था। तो बात यही हो रही है, अब इंडियन टीम बहुत मुश्किल में फंस गई है। तो ये मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश, और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के साथ जो मैच आज होने वाला है उसमें सुन रहे हैं कि बारिश हो सकती है। बारिश हुई और अगर मैच कर्टेल हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे मैच में बांग्लादेश बिल्कुल हरा सकती है। वो जो 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसमें भी बारिश हुई थी जिसमें इनको बारिश के बाद जब मैच शुरू हुआ और 10 ओवर में 82 रन बनाने थे और ये बेवकूफ बांग्लादेशियों के पास 8 विकेट थे और उसके बावजूद ये मैच हार गए थे। वो मैच इनको जीतना चाहिए था। 10 ओवर में 82 रन और 8 विकेट हाथ में है, उसके बावजूद कोई टीम मैच हार जाए तो वो बांग्लादेश ही हो सकती है या फिर पाकिस्तान। तो अब इन लोगों के पास लेकिन वो अकलमंदी है कि ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और मैच छोटा हुआ तो इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, इंडिया के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया को मैच खेलना है सेमीफाइनल 2, चाहे ये नंबर 1 आए अपने ग्रुप में या नंबर 2। और सेमीफाइनल 2 जो है, सेमीफाइनल 2 का जो वेन्यू है उसमें है बारिश के चांसेस और हो सकता है कि वो मैच धुल जाए और वहां पे सेमीफाइनल 2 में कोई रिजर्व डे नहीं है। उस केस में क्या होगा कि जो टीम नंबर 1 होगी ग्रुप में वो फाइनल में चली जाएगी। तो अभी इंडिया के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है, इसलिए इंडिया को अपने ग्रुप में नंबर 1 आना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप जब सेमीफाइनल में जाओ, आपका मैच अगर सेमीफाइनल धुल भी गया तो भी नंबर 1 होने की वजह से आप फाइनल में पहुंच जाओ। ये पता नहीं इंडियन टीम को समझ में आ रही है कि नहीं बात, और मुझे तो लगता है नहीं आ रही है समझ में, क्योंकि ये तो विशफुल थिंकिंग के साथ जा रहे हैं कि विराट कोहली तो रन बना ही देगा, रोहित शर्मा तो रन बना ही देगा, और अगर ये दोनों फेल भी हो गए तो मिडिल ऑर्डर बना देगा, और अगर ये सारे ही फेल हो गए तो बॉलिंग हमारी 45 रन पे सामने वाली टीम को ऑल आउट कर देगी। इस तरह से क्रिकेट नहीं खेल सकते हो आप, और इस तरह से वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे आप। ये बेवकूफी की हरकतें हैं, लेकिन अब ये तो हमें झेलना पड़ेगा क्योंकि विराट कोहली से तो ये ओपन करवाएंगे, और रन बना दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विराट कोहली से रन बनेंगे नहीं, रन बनेंगे नहीं। आप लोगों को बुरा लगे या भला लगे, सच्चाई यही है, क्योंकि विराट कोहली ने अपनी लाइफ में ओपन कब किया है। दूसरी बात, मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है, वो जो अभी जो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो नेट प्रैक्टिस में वो लोग ना बहुत ही आक्रामक खेल रहे हैं, और रिवर्स स्वीप भी ट्राई कर रहे हैं, स्लॉग स्वीप भी ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यार तुमको वर्ल्ड कप के दौरान जो नेट प्रैक्टिस हो रही है उसी में करना है ये सब। वो आईपीएल में कर लेते हैं ना, आईपीएल में तो हमने विराट कोहली को एक भी रिवर्स स्वीप मारते हुए नहीं देखा। तो प्रैक्टिस करने का टाइम क्या था, आईपीएल या ये वर्ल्ड कप? मतलब इस बात में कुछ दम और कुछ अकलमंदी नजर आती है आप लोगों को कि तुम वेस्ट इंडीज गए हो वर्ल्ड कप खेलने, जो वर्ल्ड कप के 2 मैचेस के बीच में जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें तुम स्लॉग स्वीप ट्राई कर रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम जाके मैच में मार भी दोगे और उसमें तुम रन भी बना लोगे।
बाकी टीमें क्या सारे मतलब क्या लल्लू पंजू है बाकी टीमों में जो तुमको मारने देंगे? और जो लोग मारते हैं ये वो कब से मारते चले आ रहे हैं, कुछ पता है? तो इसके बाद मैं क्या उम्मीद रखूं यार इंडियन टीम से, जब तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुम बेवकूफों टाइप की हरकतें कर रहे हो। फिर उसके बाद हम सोचे कि नहीं नहीं तुम तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, तुम स्लॉग सीट में छक्के भी मार दोगे और मतलब शुरू के 6 ओवर में तुम 100 रन का वो भी बना दोगे स्कोर, क्योंकि तुम तो विराट कोहली हो। बढ़िया है, फिर झेलो अब आप लोग। मुझे तो पता है कि नहीं होने वाला है। अब आप लोग भी जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। खैर, आप लोगों में से बहुत सारे तो समझते हैं और बहुत सारे लोग बोल ही रहे हैं। अब वो नए नए व्यूअर्स कह रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है यार, विराट कोहली क्यों ओपनिंग कर रहा है? अब देखिए, अब हम ये बात करते हैं कौन कौन से, देखिए कितने सारे व्यूअर्स क्या क्या बोल रहे हैं। तो हिमांशु पाल तो बहुत दुखी है कि बार्टमैन को खिलाया और बार्टमैन ने इतनी खराब बॉलिंग की। तो वो उसमें गलती तो हमने जैसा डिस्कस किया ना, वो बार्टमैन की बेचारे की गलती नहीं है। वो कप्तान जब बोलेगा कि तू ये यॉर्कर डाल तो फिर क्या करे, वो नहीं पढ़ पाई उससे यॉर्कर, पूरे टूर्नामेंट में नहीं डाली यॉर्कर क्योंकि विकेट में इतनी ज्यादा दम थी। अब तुम लास्ट एंड टाइम पे बोल रहे हो कि तू यॉर्कर फेंक, यही होगा फिर। गौरव चतुर्वेदी कह रहे हैं कि बांग्लादेश इज अ डिसऑनेस्ट टीम। लास्ट ईयर इट वॉज प्रूवन इन द वर्ल्ड कप, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, एंड नाउ दे आर मिसचीफ विद नेपाल। अब ये देखिए, अब ये तो क्या होता है ना कि मतलब ये पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्रिकेट बोर्ड की या प्लेयर्स की खुद की, या जिंदगी में वो किस तरह से लाइफ लीड करना चाहते हैं। और ये सिर्फ क्रिकेटर्स पे ही नहीं, सभी लोगों के ऊपर है कि मतलब आप क्या बेईमानी करके आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। हालांकि वो जो भी उन्होंने किया था, वो जो टाइम आउट उन्होंने इसको लिया था, जो श्रीलंका के प्लेयर को इन्होंने टाइम आउट लिया था, तो वो अब, और दूसरी बात एक चीज और है, वो देखिए एज पर रूल था। और फिर इसी चीज को मैं कोरिलेट करता हूं, वो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बाहर चला जाता है बैट्समैन और उसको आप बिना वार्निंग दिए आउट कर देते हो, तो ये सब एज पर रूल है। बट आई डोंट अग्री कि ये आपको करना चाहिए, कि ये करके आप अगर मैच जीत भी जाओगे तो क्या कोई बहुत बड़ी बात है। अब इस बारे में तो मैं खैर क्या कहूं। 1987 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था, उसमें अब्दुल कादिर वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बाहर चला गया था और कोर्टनी वॉल्श बॉलिंग कर रहा था वेस्ट इंडीज की तरफ से। और अब्दुल कादिर नॉन स्ट्राइकर एंड पे क्रीज से बाहर था, लेकिन कोर्टनी वॉल्श ने उसको आउट नहीं किया और उनको कुछ ब्लास्ट ओवर में 1 2 3 ऐसे ही कुछ 4 रन चाहिए थे और बाद में अब्दुल कादिर ने छक्का मार के मैच जिता दिया था। उसी अब्दुल कादिर ने जिसको कि कोर्टनी वॉल्श आउट कर सकता था। तो उस टाइम भी कोर्टनी वॉल्श को स्पिरिट ऑफ द गेम को अपहोल्ड करने के लिए स्पेशल प्राइज दिया गया था। कहने को यह हुआ कि वेस्ट इंडीज मैच हार गया, वेस्ट इंडीज जीत सकता था क्योंकि लास्ट विकेट था पाकिस्तान का, वेस्ट इंडीज जीत सकता था, लेकिन उसने चूज किया कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं करूंगा। तो अब ये प्रायोरिटीज आदमी की खुद की होती है कि आपको क्या चाहिए। देखिए, को बहुत से लोग बेईमानी करते हैं और बहुत से लोग बेईमानी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कोई देख लेगा, लेकिन क्या वही लोग तब भी बेईमानी नहीं करेंगे जब उन्हें कोई नहीं देख रहा है? तो ये तो मतलब बात वो है ना, इंडिविजुअल की चॉइस है कि मैं ये कहूं कि नहीं, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूं, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है तो उस टाइम में बेईमानी कर लूं। तो ये तो खुद को जवाब देने वाली बात है, इसमें क्या किया जा सकता है। तो ये इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमको पता है कि वो लोग क्या है, तो बेस्ट ये है कि आप उनको मौका ही मत दो ये सब करने का। अब आपको पता है कि एंजेलो मैथ्यूज को उन्होंने टाइम आउट किया था, तो अब बांग्लादेश के साथ खेलते हुए आप जरा केयरफुल रहो कि आपको ये मौका नहीं देना है, क्योंकि वो लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमको उनका कैरेक्टर पता है, तो अच्छा ही है। और ये रंजीत बोलते हैं, आफ्टर ऑल द गेम सो फार इट इज स्टिल नॉट टू लेट टू ट्राई अनदर ओपनर। तो रंजीत, ये तो मैंने कहा कि ये तो अब ये लोग ऐसे फंस गए हैं कि अब ये कर नहीं सकते। ये करेंगे तो फिर इनको लगेगा अरे यार हमारी तो बेइज्जती हो गई, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि बड़े चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दोबे बन के लौटे। तो वो सिचुएशन हो गई है। अब ये यहाँ पे मैं कहूंगा ये ईगो वाली बात है, और जब आपने खेल में ईगो लेके आए अगर आप, तो फिर आपका हारना तय है, ये मान के चलो आप।
सिचुएशंस के हिसाब से आप जब तक चेंज नहीं करोगे, क्रिकेट ऐसा गेम नहीं है कि आप बिल्कुल जीतते ही चले जाओगे या हारते ही चले जाओगे। सिचुएशन के हिसाब से चेंज करो। आप करने को तैयार नहीं हो क्योंकि वो करने से आपको लगता है कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। और एज व्यूअर्स एंड एज इंडियन क्रिकेट फैंस हम लोगों को भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रोग्रामर मैक्स कह रहे हैं, सर आई थिंक दे शुड स्वैप पंत विद कोहली। अब पंत कैन गिव अ स्टार्ट लाइक वार्नर एंड हेड। बात यह है कि भैया अभी पंत ही तो रन बना रहा है आपके, आप उसको भी ओपनिंग में करवा के और रिस्क ले लोगे। मान लो पंत आउट हो गया तो फिर क्या होगा? तो इसलिए पंत तो वो तो आप नंबर 3 पे ले आए, चलो वही ठीक है, लेकिन बेस्ट तो ये होगा कि आप जायसवाल को ले आओ। या तो अब तो मैं कह रहा हूं भैया, आप कह रहे ये कुछ करेंगे नहीं, इसलिए हमारा ना मगजमारी करना बेकार है। इस बारे में कुछ भी करना बेकार है, क्योंकि हम सब लोग मिलके ना बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, इनके लिए पूरी टीम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो अब जब ये गड़बड़ करेंगे, जब गड़बड़ होगी तो फिर ये गाली खाएंगे, क्योंकि गाली खाने का हकदार है। फिर ये क्या कर सकते हैं? वो हिमांशु पाल ने यही लिखा है कि हिमांशु पाल को ये लग रहा है कि अरे रोहित खुद क्यों नहीं एक्सेलरेट कर रहा है, ही हैज बीन ओपनिंग सिंस फॉरएवर। तो वो ठीक है। अब बात यह है कि रोहित शर्मा, जैसा मैंने कहा कि रोहित शर्मा तो खुद ही ओपनर है ना यार, तो ओपनर को कहां ले जाओगे? और रोहित शर्मा के साथ जो भी आदमी होगा, देखिए T20 में तो फिर आपको पावर प्ले का फायदा उठाना है, तो दोनों तरफ से पिटाई करनी है। तो फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि जैसे फजल फारूकी अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो फिर आप कुछ रोक सको, कुछ कर लो कि भाई अगर अच्छी बॉल ही है तो फिर आपको उसके ऊपर रिस्क क्यों लेना है। लेकिन आपको पता है कि रन बन ही नहीं रहे हैं कहीं से भी, तो फिर किसी ना किसी को तो चांस लेना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई रोहित शर्मा का फेवर कर रहा हूं, आप लोगों को तो पता है मैं तो सबकी बराबरी से एनालिसिस करता हूं। मेरे लिए कोई रोहित शर्मा नहीं है, कोई विराट कोहली नहीं है, मेरे लिए सिर्फ इंडियन टीम है। और जो भी गड़बड़ करेगा उसकी तो सच्चाई है कि हम पोल खोल के रखेंगे, तो वो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अक्षय बोल रहे हैं कि हमारे लिए डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग स्ट्रांग टीम से नहीं खेले हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो ये तो अक्षय सभी के साथ है ना, प्रिलिमिनरी जो स्टेज होता है उसमें कौन स्ट्रांग टीम से खेलता है? सारे लोग छोटी छोटी टीमों के साथ ही खेल के आते हैं ना। तो वो बात अलग है कि हम लोग अपने मैच थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजीली जीत गए और बाकी टीमों ने वही मैच फंसा लिए थे अपने तो इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो होता ही है, इट्स अ नेचर ऑफ ए टूर्नामेंट। किलर AK-47 बोल रहे हैं कि अरे अभी भी चेंज कर लो। सारे लोग वही बोल रहे हैं चेंज कर लो, लेकिन वो होगा नहीं, वो चिल्लाने, वो कुछ करने से होगा नहीं, अपने बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, ये है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया इंडिया को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है वेस्ट इंडीज अपने अफगानिस्तान के सामने। एक तो वो कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग खेलते हैं इंडिया के अगेंस्ट। दूसरी बात यह है कि बारिश होने की वजह से अगर मैच छोटा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी इंडियन टीम की तो कमजोरी हमको पता ही है। तो अब ये सोचें हम कि सारे बैट्समैन ही आके बहुत बुरी तरीके से 10 बॉलों में 50 रन बना देंगे, तो ये सोचने से तो कोई फायदा है नहीं। जो हो रहा है पिछले 4-5 मैचेस से वो हम सब देख रहे हैं, तो जो 4 मैचेस से हो रहा है वो 5वें में भी क्यों नहीं होगा, ये सोचने के बजाय हम ये सोचे कि नहीं, अब 5वें मैच में तो हम लोग बॉल सारी गिरा देंगे समंदर में। तो ये सोचते रहे हम और इंडियन टीम, और उसके बाद फिर ना तो किसी की विराट कोहली से कहने की हिम्मत है और ना खुद ये अपनी डिसीजन पे वापस जाने की वो कोई किसी की इच्छा है, क्योंकि डर ये लग रहा है कि पूरी जनता ये कहेगी कि बेटा डर के मारे तुम्हारी जान निकल गई तो वापस आ गए। तो अब ये सोच के अगर खेलने जाओगे आप, तो ये समझदारी नहीं है। आपको सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लाइफ में भी गेम में भी, तो करना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए, मिलेंगे आज के शाम के मैच के बाद। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, आज के मैच में अफगानिस्तान कुछ परेशान कर सकती है या हरा भी सकती है इंडिया को? आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।